जय हिंद। राजपुताना एड्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब दुनिया जरूर को करें। देखते हैं और मतलब पहली नजर में लगता है कि सब कुछ कितना ठहरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल शांत सा लगता है। ना? हम्म। हमारी मेज, दीवारें, बाहर खड़ी गाड़ियां सब अपनी जगह पर स्थिर हैं। लेकिन सतह के नीचे एक बहुत ही खामोश और लगातार चलने वाली उथल-पुथल मची हुई है। सही बात है। जैसे रसोई में रखा दूध रात भर में चुपचाप दही में बदल जाता है, या फिर बाहर नमी में छोड़ी गई लोहे की एक मजबूत जंजीर पर धीरे धीरे लाल भूरी जंग लग जाती है। या फलों की टोकरी भी देख लीजिए। बिल्कुल, वो अंगूर पहले मीठे होकर पकते हैं और फिर कुछ ही दिनों में सिकुड़कर सड़ने लगते हैं। मतलब हम इन बदलावों को रोज देखते हैं। हाँ, रोजमर्रा की बात है। लेकिन मैं सोच रही थी कि जब किसी वस्तु की प्रारंभिक प्रकृति, उसका मूल स्वभाव और उसकी पहचान पूरी तरह बदल जाती है, तो वास्तव में क्या हो रहा होता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मिशन इसी परिवर्तन के विज्ञान को समझना है। हम प्रकृति की उस गुप्त भाषा को डिकोड करने जा रहे हैं जो हर पल हमारे आसपास नए बदलाव लिख रही है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। प्रकृति का ये बदलाव सिर्फ ऊपरी रूप का बदलना नहीं है। जैसे अगर हम बर्फ को पिघलाकर पानी बना दें तो वो सिर्फ एक भौतिक बदलाव है। हाँ, क्योंकि पानी को वापस जमाकर बर्फ बनाया जा सकता है। एकदम सही। उसकी मूल पहचान अभी भी पानी यानी H2O ही है। लेकिन जब दूध दही बनता है या लोहा जंग खाता है तो वो पदार्थ अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह से खो देता है। मतलब वहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, वहां एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। इस पहचान के पूर्ण परिवर्तन को ही विज्ञान की भाषा में रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा। और आज का हमारा लक्ष्य यही है कि हम ये समझें कि प्रकृति के इस गुप्त बदलाव को, इन अदृश्य घटनाओं को एक सटीक और सार्वभौमिक गणितीय भाषा में कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो अगर परमाणु और अणु लगातार अपनी पहचान बदल रहे हैं, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल मेरे मन में आता है। हमें ये पता कैसे चलेगा? क्या पता चलेगा? मतलब हम इन परमाणुओं को अपनी आंखों से टकराते, टूटते और जुड़ते हुए तो नहीं देख सकते। हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक विजन तो है नहीं। हाँ, वो तो है। तो वे कौन से सुराग हैं जो हमें बड़े स्तर पर ये बताते हैं कि हाँ, सूक्ष्म स्तर पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। भले ही हम परमाणुओं का वो सूक्ष्म नृत्य अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन प्रकृति हमें इसके लिए मुख्य रूप से 4 बहुत ही स्पष्ट भौतिक सुराग देती है। 4 सुराग? हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। पहला सुराग है अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट। अवस्था में परिवर्तन मतलब ठोस से द्रव या ऐसा कुछ? बिल्कुल। मान लीजिए 2 द्रव आपस में मिले और अचानक एक ठोस पदार्थ बन गया। या फिर कोई ठोस चीज किसी द्रव में घुलकर पूरी तरह से गैस में बदल गई। अरे वाह, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अंदर कुछ नया बना है। और दूसरा महत्वपूर्ण सुराग है रंग में परिवर्तन। रंग में, जैसे लोहे पर जंग लगना। एकदम सही उदाहरण। लोहे का वो चमकदार सलेटी रंग जंग लगने पर भूरा हो जाता है, या सेब को काट कर छोड़ देने पर वो सफेद से लाल भूरा हो जाता है। हाँ, वो तो बहुत आम बात है। रंग और अवस्था में बदलाव तो समझ में आता है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि जब हम बेकिंग सोडा में सिरका या नींबू का रस डालते हैं तो अचानक बहुत सारे बुलबुले उठने लगते हैं और सनसनाहट की आवाज आती है। क्या वो भी एक सुराग है? बिल्कुल है। वो हमारा तीसरा सुराग है, गैस का उत्सर्जन। जब 2 चीजें मिलती हैं और अचानक बुलबुले उठने लगते हैं या धुआं निकलने लगता है, तो इसका सीधा मतलब है कि कोई नई गैस बनी है। अच्छा, तो ये तीसरा सुराग हुआ। और चौथा? चौथा सुराग शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। वो है तापमान में परिवर्तन। तापमान? बिना आग के? हाँ, जरा सोचिए, बिना किसी बाहरी हीटर या फ्रिज के अगर किसी 2 चीजों का मिश्रण अपने आप गर्म हो जाए या अचानक बर्फ जैसे ठंडा हो जाए। ओह, मतलब खुद ब खुद ऊर्जा बदल रही है। बिल्कुल, वहां ऊर्जा का एक बड़ा बदलाव हुआ है। ये स्पष्ट संकेत है कि रासायनिक बंध या तो टूटे हैं या नए बने हैं। इन भौतिक सुरागों के बिना हम कभी नहीं जान पाते कि कब कौन सी अभिक्रिया हुई है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम किसी बंद कमरे के बाहर खड़े होकर सिर्फ आवाजों और तापमान से ये अंदाजा लगा रहे हो कि अंदर क्या चल रहा है। बहुत अच्छी तुलना है ये। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। इन बदलावों को कागज पर कैसे लिखा जाए? अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो ये किसी केक को बेक करने जैसा है। केक बेक करने जैसा कैसे? जैसे हमारी कच्ची सामग्री है मैदा, चीनी और अंडे। ये अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स हैं जिनमें बदलाव होना है। हाँ, बिल्कुल। और अवन की जो गर्मी है वो प्रक्रिया है जो दिशा तय करती है, मतलब वो तीर का निशान है। और बेक हुआ स्वादिष्ट केक हमारा उत्पाद या प्रोडक्ट है। बहुत खूब। लेकिन सवाल ये है कि अगर मुझे किसी को केक की रेसिपी देनी हो तो मैं सीधे मैदा और चीनी लिखूंगी। विज्ञान में हम सीधे नाम लिखने के बजाय mg और O2 जैसे सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे क्या तर्क है? क्या ये सिर्फ चीजों को जटिल बनाने के लिए है? अरे नहीं, डराने या जटिल बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। केक की एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन शब्दों वाली रेसिपी की एक सीमा होती है। सीमा कैसी? देखिए,
शब्दों का इस्तेमाल करने पर अलग अलग भाषाओं में मैग्नीशियम को अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। इससे एक वैश्विक भ्रम पैदा होगा। हाँ, ये तो है। सूत्र दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक समान है। ये संगीत के नोट्स की तरह हैं। चाहे कोई जापानी म्यूजिशियन हो या भारतीय, वे नोट्स को एक ही तरह से पढ़ेंगे। मतलब ये एक यूनिवर्सल भाषा है। बिल्कुल। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूत्र हमें यह बताते हैं कि किसी तत्व के कितने परमाणु इस अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। शब्दों में सिर्फ ऑक्सीजन लिखने से यह पता नहीं चलता कि हम गैस के रूप में 2 परमाणुओं यानी O2 की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो सूत्र हमें गिनती भी बताते हैं। हाँ, विज्ञान की भाषा में इस शुरुआती रूप को कंकाली समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है, जहां हम सिर्फ ये लिखते हैं कि कौन किससे मिला और क्या बना। तो ये एक तरह का ग्लोबल शॉर्ट हैंड है जो सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सटीक मात्रा भी बताता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात और समझनी है। बताइए। हम समीकरण में प्रतीकों, तीरों और छोटे छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोटा s या g। ये सब क्या है? ये असल में चीजों को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए है। उदाहरण के लिए, जब ठोस लोहे पर भाप की अभिक्रिया होती है तो पूरा वाक्य लिखने के बजाय हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ओके, लोहे के लिए Fe लिखेंगे और उसके बगल में एक छोटा s लगा देंगे, जिसका मतलब है ठोस या सॉलिड। और भाप के लिए? पानी के लिए H2O लिखेंगे और उसके बगल में G लगा देंगे, जिसका मतलब है गैस या भाप, क्योंकि यहाँ लिक्विड पानी नहीं भाप का उपयोग हो रहा है। ऐसे ही L द्रव के लिए और AQ जलीय विलयन के लिए होता है। अच्छा, तो AQ मतलब पानी में घुला हुआ पदार्थ। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लाइन में पूरी की पूरी कहानी बयां कर देता है। ठीक है, अब ये बात साफ हो रही है कि ये भाषा इतनी संक्षिप्त और सटीक क्यों है। और चूंकि ये एक गणितीय भाषा की तरह है, तो ये स्वाभाविक है कि ये ब्रह्मांड के एक बहुत ही सख्त नियम का पालन करती है। हाँ, और वो नियम बहुत महत्वपूर्ण है। वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब न कुछ बनता है न कुछ नष्ट होता है। एकदम सही। ये विज्ञान के सबसे मौलिक नियमों में से एक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। तो इसका समीकरण से क्या लेना देना है? इसका सीधा सा मतलब है कि समीकरण के दोनों ओर, यानी तीर के बाईं ओर अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और दाईं ओर उत्पादों के परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। मतलब LHS और RHS बराबर होना चाहिए। हाँ, अगर हमने बाईं ओर लोहे के 3 परमाणु लिए हैं तो दाईं ओर भी लोहे के 3 ही परमाणु होने चाहिए, भले ही वे अब ऑक्सीजन के साथ क्यों ना जुड़ गए हों। इसे ही हम समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। मैं इसे एक बहुत ही सख्त ब्रह्मांडीय अकाउंटिंग सिस्टम की तरह देखती हूँ। अकाउंटिंग सिस्टम? हाँ, जैसे कोई ऑडिटर बही खाते की पाई पाई की जांच करता है, वैसे ही ब्रह्मांड सुनिश्चित करता है कि एक भी परमाणु का हिसाब गायब न हो। ये बहुत ही सटीक तरीका है इसे सोचने का। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, एक चुनौती भरा सवाल। हाँ, पूछिए। अभी हमने बात की कि कभी-कभी रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित होती है। हाँ, गैस बनती है। जब हम कोई प्रयोग करते हैं और गैस उड़कर हवा में मिल जाती है तो प्रयोग वाले बर्तन का वजन कम हो जाता है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि द्रव्यमान कम हो गया है? क्या यहाँ ये ब्रह्मांडीय अकाउंटिंग सिस्टम फेल नहीं हो जाता? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और सच कहूं तो इसी भ्रम ने सदियों तक शुरुआती रसायन शास्त्रियों को उलझाए रखा था। सच में? हाँ, जब बर्तन खुला होता है और गैस उड़ जाती है तो तराजू पर वजन कम ही दिखता है। उन्हें लगता था कि द्रव्यमान नष्ट हो गया है, जो कि बहुत तार्किक लगता है देखने में। बिल्कुल। लेकिन इसीलिए कागज पर समीकरण को संतुलित करना इतना महत्वपूर्ण है। समीकरण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो गैस उड़ी है उसके परमाणु भी तो वहीं से आए हैं। तो वो नष्ट नहीं हुए, बस हवा में चले गए। एकदम सही। अगर हम उस प्रयोग को एक पूरी तरह से बंद डिब्बे में करें जहां से कोई गैस बाहर ना निकल सके और फिर पूरे डिब्बे का वजन करें तो कुल द्रव्यमान बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा अभिक्रिया से पहले था। मतलब तराजू हमें धोखा दे सकता है। हाँ, हमारी आंखें या तराजू हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पर एक भी परमाणु कभी नष्ट नहीं होता। वे बस एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये तो किसी जासूसी उपन्यास जैसा है। कातिल कमरे से गायब हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो बस कहीं और है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, ब्रह्मांडीय अकाउंटिंग के इस सख्त नियम को समझने के बाद अब हम ये देखते हैं कि जब ये परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं तो वास्तविक दुनिया में ये अभिक्रियाएं कैसे काम करती हैं। क्या इनका कोई मास्टर ब्लूप्रिंट है? हाँ, बिल्कुल एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। मुख्य रूप से 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जो परमाणुओं के जुड़ने या टूटने के तरीके को परिभाषित करती हैं। 5 प्रकार? हाँ, और आइए सबसे पहले 2 ऐसे प्रकारों पर ध्यान दें जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन और वियोजन यानी डिकॉम्पोजिशन। संयोजन अभिक्रिया का पैटर्न तो बहुत सीधा लग रहा है। ए और बी मिलकर AB बनाते हैं। सही कहा। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे जब बिना भुजे चूने को पानी में डाला जाता है तो वे दोनों मिलकर भुजा हुआ चूना बना लेते हैं। ये तो बहुत आसान है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब जिससे ऊष्मा या हीट निकलती है? बिल्कुल। जब संयोजन होता है तो अक्सर भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।
जब आप चूने में पानी मिलाते हैं तो बर्तन बाहर से इतना गर्म हो जाता है कि पानी उबलने जैसा लगता है। अरे हाँ, मैंने सफेदी करने वालों को ये करते देखा है। प्राकृतिक गैस का जलना भी एक ऊष्माक्षेपी संयोजन है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी लगातार यही कर रहा है। हमारा शरीर कैसे? हम जो खाना खाते हैं वो टूटकर ग्लूकोज बनता है और फिर वो कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा पैदा करता है। हमारा श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो हमें जिंदा रखे हुए है। ओह, तो ये जुड़ने की प्रक्रिया ऊर्जा पैदा करती है। अगर मैं इसकी तुलना मानवीय रिश्तों से करूं तो संयोजन अभिक्रिया एक विवाह की तरह है। विवाह? हाँ, जहाँ दो अलग-अलग लोग मिलकर एक हो जाते हैं और इस नए रिश्ते की खुशी में बहुत सारी ऊर्जा, उत्साह और ऊष्मा पैदा होती है। ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। जुड़ने की प्रक्रिया अक्सर स्थिरता लाती है और अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। अब इसके ठीक विपरीत आते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पर। वियोजन मतलब तोड़ना। हाँ, इसका पैटर्न है ए बी टूटकर ए और बी में बदल जाता है। यहाँ एक अकेला अभिकारक टूटकर कई छोटे छोटे उत्पाद देता है। तो अगर संयोजन विवाह है तो वियोजन एक ब्रेकअप की तरह। बिल्कुल। एक ब्रेकअप की तरह। और हम सब जानते हैं कि किसी भी रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं होता। परमाणु भी एक दूसरे से इतनी आसानी से अलग नहीं होना चाहते होंगे। उन्हें अलग करने के लिए बाहरी ऊर्जा की जरूरत होती होगी, है ना? एकदम सही पकड़ा। परमाणुओं के बंध को तोड़ने के लिए हमेशा ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक कहते हैं। तो ये ऊर्जा आती कहाँ से है? वियोजन के लिए प्रकृति मुख्य रूप से 3 तरह के कारकों का इस्तेमाल करती है। पहला है ऊष्मा यानी थर्मल एनर्जी। जैसे चूना पत्थर को भट्टी में बहुत अधिक गर्म करने पर वो टूट जाता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है प्रकाश यानी लाइट एनर्जी। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड नाम का रसायन अपना रंग बदलकर स्लेटी हो जाता है क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा उसके बंध तोड़ रही होती है। सूरज की रोशनी से रसायन टूट जाते हैं। ये तो कमाल है। हाँ, और मजे की बात यह है कि इसी प्रकाश संवेदनशील वियोजन तकनीक का इस्तेमाल पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। अरे वाह, मतलब कैमरे का शटर खुलता था, लाइट फिल्म पर पड़ती थी और वहां एक रासायनिक ब्रेकअप होता था जो तस्वीर उकेड़ देता था। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी असल में सिर्फ एक नियंत्रित रासायनिक ब्रेकअप था। तीसरा कारक कौन सा है? ऊष्मा हो गई, प्रकाश हो गया। तीसरा है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। पानी में बिजली डालना? हाँ बिल्कुल। पानी को गर्म करके हम उसे भाप बना सकते हैं, लेकिन हम उसे तोड़ नहीं सकते। पानी को उसके मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए हमें उसमें बिजली प्रवाहित करनी पड़ती है। अच्छा, तो ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत, ये 3 तरीके हैं परमाणुओं का ब्रेकअप कराने के। सही कहा। ये बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी अभिक्रियाएं केवल शांति से जुड़ने या टूटकर अलग होने के बारे में नहीं होती। हाँ, कई बार चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। कभी-कभी ये ताकत और जगह बदलने का खेल होता है, जो हमें बदलाव के अगले 2 ब्लूप्रिंट्स की ओर ले जाता है, विस्थापन और द्विविस्थापन। यहाँ विज्ञान की दुनिया थोड़ी नाटकीय हो जाती है। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पैटर्न है A + BC मिलकर AC और B बनाते हैं। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए ने? बिल्कुल। इस नियम के अनुसार जो तत्व अधिक अभिक्रियाशील या अधिक ताकतवर होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से धक्का देकर बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। तो ये पूरी तरह से ताकत का खेल है। हाँ, इसका एक बहुत ही शानदार विजुअल उदाहरण है। मान लीजिए हमारे पास नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है। अब हम उसमें एक लोहे की कील डाल देते हैं। कुछ समय बाद एक जादू सा होता है। वो सुंदर नीला विलयन धीरे धीरे हल्का हरा हो जाता है और लोहे की चमकदार कील पर तांबे की एक भूरी परत चढ़ जाती है। मतलब लोहे ने तांबे को धक्का दे दिया? एकदम सही। लोहा तांबे की तुलना में अधिक ताकतवर या अभिक्रियाशील है। लोहे ने विलयन में से तांबे को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया, उसे बाहर कर दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर हरा आयरन सल्फेट बना लिया। और बेचारा तांबा? वो बाहर निकाला गया तांबा जाकर लोहे की कील पर चिपक गया। इसे देखकर तो मुझे म्यूजिकल चेयर्स का गेम याद आ रहा है। म्यूजिकल चेयर्स? हाँ, जहाँ एक ताकतवर खिलाड़ी आकर कमजोर खिलाड़ी को कुर्सी से हटा देता है और खुद बैठ जाता है। कमजोर खिलाड़ी को गेम से बाहर बैठना पड़ता है। बहुत खूब। विस्थापन बिल्कुल परमाणुओं का म्यूजिकल चेयर्स ही है। और द्विविस्थापन क्या है? मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। उसका पैटर्न है AB और CD मिलकर AD और CB बनाते हैं। यहाँ कोई किसी को पूरी तरह से बाहर नहीं निकालता, बल्कि दोनों अभिकारक शांति से अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। मतलब कोई धक्का मुक्की नहीं? नहीं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाना, इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ चला जाता है। हाँ? और बेरियम सल्फेट के साथ। ये तो ऐसा हुआ जैसे डांस फ्लोर पर 2 जोड़े डांस कर रहे हो
और अचानक म्यूजिक बदलने पर वो आपस में पार्टनर स्वैप कर ले। हाँ, कोई भी डांस फ्लोर से बाहर नहीं गया, बस सबके पार्टनर बदल गए। बहुत ही शांतिपूर्ण बदलाव है ये तो। हाँ, लेकिन इस डांस में एक खास घटना भी हो सकती है जिसे अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अवक्षेपण, ये क्या होता है? कई बार जब ये पार्टनर स्वैप होते हैं तो जो नया जोड़ा बनता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता। वो एक ठोस पदार्थ के रूप में बर्तन के नीचे बैठ जाता है। ओ, मतलब वो विलयन में घुलता नहीं है। बिल्कुल, इसी अघुलनशील ठोस को अवक्षेप कहते हैं। ये हमें एक और भौतिक सुराग देता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। अच्छा, तो अब तक हमने जुड़ना, टूटना, धक्का मारना और पार्टनर बदलना। हाँ, ये 4 मुख्य पैटर्न हैं। अब हम आखिरी प्रकार पर आते हैं जो शायद हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। आप रेडॉक्स अभिक्रिया की बात कर रही हैं? बिल्कुल, रेडॉक्स। ये धातुओं को नष्ट करने से लेकर हमारे खाने को खराब करने तक हर चीज के पीछे का कारण है। हाँ, रेडॉक्स असल में 2 शब्दों का जोड़ है, रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। उपचयन क्या है? उपचयन का सीधा सा मतलब है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है या फिर हाइड्रोजन कम हो जाती है। और अपचयन इसका उल्टा होगा। एकदम सही, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा एक साथ जोड़े में होती हैं। एक साथ मतलब एक ही समय पर। हाँ, अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो दूसरा उसे ले रहा होता है, इसीलिए इसे रेडॉक्स कहते हैं। और ये ऑक्सीजन का लेन देन हमारे वास्तविक जीवन पर बहुत गहरा और कई बार बहुत विनाशकारी प्रभाव डालता है। बहुत विनाशकारी। इसका पहला बड़ा प्रभाव है संक्षारण यानी कुरोजन। संक्षारण मतलब धातु का अम्ल और नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होना। बिल्कुल, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का सबसे क्लासिक उदाहरण है। लेकिन ये सिर्फ लोहे तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने देखा है कि चांदी के आभूषण भी कुछ समय बाद काले पड़ जाते हैं। और पुराने तांबे के सिक्कों पर हरी परत जम जाती है। वो सब भी संक्षारण ही है। ऑक्सीजन और नमी मिलकर धातुओं की सतह पर एक नई रासायनिक परत बना देते हैं जो धातु को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा। हर साल दुनिया भर में संक्षारण के कारण पुलों, पानी के जहाजों, कारों और इमारतों का अरबों डॉलर का नुकसान होता है। ये प्रकृति की एक बहुत ही धीमी लेकिन न रुकने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। और रेडॉक्स का दूसरा वास्तविक प्रभाव हमारे रसोई में देखा जा सकता है, जिसे विज्ञान की भाषा में विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहते हैं। विकृत गंधिता, ये वसायुक्त और तैलीय भोजन के खराब होने को कहते हैं ना? हाँ, जब तेल या वसा वाला भोजन लंबे समय तक खुली हवा के संपर्क में रहता है तो ऑक्सीजन तेल और वसा के साथ अभिक्रिया कर लेती है, मतलब खाने का उपचयन हो जाता है। तो इससे खाने में क्या बदलाव आता है? उनके रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए अवांछित उत्पाद बनते हैं। इसी कारण से पुराने रखे हुए नमकीन, मेवे या चिप्स अजीब सा महकने लगते हैं और उनका स्वाद कड़वा या बासी हो जाता है। ओह, तो ऑक्सीजन हमारे खाने को बासी कर देती है। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं रुकता, ये बचाव के तरीके भी खोजता है। बिल्कुल खोजता है। विकृत गंधिता से बचने के लिए हम खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं या खाने को वायुरोधी बर्तन यानी एयर टाइट डिब्बों में रखते हैं ताकि हवा का संपर्क टूट जाए। हाँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है चिप्स के पैकेट का विज्ञान। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि चिप्स की थैली में चिप्स कम और हवा ज्यादा होती है। हाँ, ये शिकायत तो सब करते हैं। लेकिन असल में वो हवा नहीं है ना? बिल्कुल सही। वो तो एक वैज्ञानिक ढाल है। बिल्कुल सही। चिप्स बनाने वाली कंपनियां थैली में से सामान्य हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है उसे पूरी तरह हटा देती हैं और उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। नाइट्रोजन ही क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम अभिक्रियाशील गैस है। यह चिप्स के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेती है जिससे चिप्स का उपचयन नहीं होता और वे महीनों तक कुरकुरे और ताजे बने रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑक्सीजन के बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि वो जीवनदायिनी है, हाँ, जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, बिल्कुल, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देती है, वही ऑक्सीजन हमारी कारों में जंग लगाने और हमारे चिप्स को खराब करने वाला सबसे बड़ा विलेन भी है। ये विरोधाभास तो है। ये कितनी हैरानी की बात है। लेकिन अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कोई विरोधाभास नहीं है। ये असल में प्रकृति का एक बहुत ही शानदार संतुलन है। संतुलन कैसे? देखिए, एक तरफ ऑक्सीजन जीवन को ऊर्जा देती है और दूसरी तरफ वो चीजों को वापस उनके मूल तत्वों में तोड़ने का काम भी करती है। प्रकृति में सृजन और विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, विज्ञान हमें बस ये सिखाता है कि हमें नियमों को कैसे समझें और चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरने जैसे समाधान कैसे खोजें ताकि हमें संतुलन के बीच अपना जीवन बेहतर बना सकें। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हैं। बिल्कुल। हमने सफर की शुरुआत ये समझकर की कि कैसे रंग, अवस्था, तापमान और गैस का निकलना
हमें प्रकृति की गुप्त भाषा के भौतिक सुराग देते हैं। और फिर हमने रासायनिक सूत्रों की भाषा को समझा। हाँ, और ब्रह्मांड के उस अकाउंटिंग सिस्टम यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी देखा, जिसने हमें बताया कि कोई भी परमाणु कभी नष्ट नहीं होता। फिर हमने बदलाव के 5 मास्टर ब्लूप्रिंट्स भी देखे। बिल्कुल, विवाह जैसी संयोजन अभिक्रिया, ब्रेकअप जैसी वियोजन अभिक्रिया, म्यूजिकल चेयर्स वाला विस्थापन, पार्टनर स्वैप करने वाला द्विविस्थापन और अंत में ऑक्सीजन का वो रिडॉक्स खेल जो जंग लगने से लेकर खाने के खराब होने तक सब कुछ नियंत्रित करता है। ये सब ये साबित करता है कि हमारे आसपास का हर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बेतरतीब नहीं है। मतलब उसमें एक पैटर्न है। हाँ, हर बदलाव एक अदृश्य, संतुलित और बेहद सटीक गणितीय समीकरण का पालन करता है। हर बदलाव के पीछे एक ठोस कारण है। एकदम सही। और अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। बताइए। चलता है तो क्या हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारे आसपास होने वाला हर छोटा बड़ा बदलाव भी ब्रह्मांडीय संसाधनों का एक सटीक पुनर्वितरण या रीएलोकेशन मात्र है? ये सोचने वाली बात है। जहां हमें कुछ खत्म होता हुआ या नष्ट होता हुआ दिख रहा है, वहां असल में बस कुछ नया बन रहा है। बिल्कुल। अगली बार जब हम लोग अपने आसपास कोई भी बदलाव देखें, चाहे वो लोहे की किसी पुरानी बेंच पर जंग लगना हो या जिंदगी का कोई नया मोड़, तो हमें खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम इसका